हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि पिछले 2 दिन से आई वॉज नॉट अवेलेबल। कुछ चीजों में बिजी था तो इसलिए लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पाए, लेकिन आज से हम कंटिन्यू करते हैं और आज से हम कंटिन्यू करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। और वो टॉपिक ऐसा है कि आई थिंक कि सबको काम आएगा, मतलब पर्टिकुलरली जो लोग लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको तो बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि फिलहाल लेबर इंस्पेक्टर को लेके मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज कि अगर लेबर इंस्पेक्टर की बात करी जाए तो मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा खासा रोल रखता है। लगभग 25 नंबर का मैनेजमेंट आता है और 25 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए बात करते हैं मैनेजमेंट की। क्या होता है मैनेजमेंट, किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, और इसी सीरीज में ये है स्पेशल लेक्चर नंबर 1। तो स्टार्ट करेंगे आज की सीरीज, लेकिन जब किसी चीज की स्टार्टिंग कर रहे हो तो उससे पहले पानी में उतरने से पहले उसकी गहराई मापना बहुत जरूरी होता है। और आपको ये समझना भी बहुत जरूरी होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में व्यापम की बात करी जाए, अब व्यापम की जगह नाम चेंज होके अब मध्य प्रदेश पीईबी हो गया। अब तो साइट भी चेंज हो गई, डोमेन भी चेंज हो गया, तो मैं मध्य प्रदेश पीईबी बोलूंगा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। अब देखना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस और हो रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर पीईबी की बात करी जाए तो उन्हें लगता है कि मैनेजमेंट और अकाउंटिंग सेम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप पहला क्वेश्चन देखिए, जनरल मैनेजमेंट का ये पेपर है, पहला क्वेश्चन आया फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। देखिए, मैनेजमेंट क्या होता है? प्रबंधन, यानी कि लोगों को मैनेज करना या किसी पर्टिकुलर चीज को मैनेज करना। लेकिन पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर वित्तीय लेखांकन क्या होता है, इसका सरोकार किस चीज से होता है। अब चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में जैसे आप देखिए तो सेकंड ऑप्शन पूछा जा रहा है कि एसेट की रिकवरी से लेके, यानी कि अगर आपने किसी को कुछ उधार दिया तो उसकी रिकवरी से लेके अगर ये भी देखा जाए तो बैंकिंग एनालिसिस से एक क्वेश्चन आया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन इस पर्टिकुलर रिलेटेड एचआर पॉलिसीज, ये क्वेश्चन मैनेजमेंट का है। लेकिन इसके बाद अगर जैसे कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखें तो ये मैनेजमेंट के आएंगे, जैसे मैनेजरियल टेक्निकल स्किल्स, ये क्वेश्चन मैनेजमेंट का है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये क्वेश्चन मैनेजमेंट का है। पर्सनल मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन मैनेजमेंट का है। और कंट्रोलिंग, ये क्वेश्चन मैनेजमेंट का है। लेकिन जैसे ही आप अगले क्वेश्चन 8 नंबर के क्वेश्चन पे आओगे, ये फिर क्वेश्चन आया अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आप आगे चलें अगले क्वेश्चन में, फिर मैनेजमेंट और फिर मैनेजमेंट, फिर आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग FASB से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना लोड ये लोग मैनेजमेंट को देते हैं या फिर जितना पार्ट मैनेजमेंट का पूछा जाता है, अब जैसे ये फिर अकाउंटिंग पॉलिसी से क्वेश्चन आ गया तो ये फिर अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। और फिर ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आ गया, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन अभी जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आ गया, फीडबैक फॉर्म आ गया, तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जो अकाउंटिंग से रिलेटेड रहते हैं, तो लेकिन इंडिविजुअली अकाउंटिंग का सेपरेट पेपर नहीं होता। और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम अकाउंटिंग को कम समझते हैं, अकाउंटिंग को कम आके चले जाते हैं, और एक्चुअल में हमें अकाउंटिंग में बहुत दिक्कत आती है। जैसे ये थ्योरी या फिर डिविडेंड, डेब्टर्स क्या होते हैं, और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, टेंजिबल एसेट क्या होता है, जो भी अब मैं आपको आगे लेक्चर में पढ़ाऊंगा, फिक्स्ड एसेट क्या होता है, ये सारी की सारी जैसे 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अकाउंटिंग से आने वाले हैं। इसके बाद जैसे कंपनी नॉर्म्स से क्वेश्चन आ गया, कंपनी हैज गॉन बैंकरप्ट, तो ये भी अकाउंटिंग से क्वेश्चन है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन देखा जाए तो ये फिक्स्ड एसेट, लिक्विड एसेट के ऊपर आ गया। तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन 25 में से ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट किससे चीज से रिलेटेड रहते हैं, अकाउंटिंग से। तो यहाँ पे हम गलती क्या कर देते हैं कि हम मैनेजमेंट पढ़ के चले जाते हैं। और मैनेजमेंट तो ऐसा है कि हमने सभी ने अपनी लाइफ में किसी ना किसी को मैनेज किया है, कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पे, भले ही छोटे ग्रुप को किया हो, बड़े ग्रुप को किया हो, तो वी जनरली नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। बट जब बात आती है बैंक स्टेटमेंट की या फिर बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स की या फिर अकाउंटिंग की, तो यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हमें अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, हमने कॉमर्स नहीं पढ़ के रखा है, लेकिन हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पता है, तो हमें मैनेजमेंट समझ में आता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 7 से 8 जो क्वेश्चन आते हैं अकाउंटिंग के, दे क्रिएट द एक्चुअल डिफरेंस। क्योंकि आप सबको पता है कि यार किसी एम्प्लॉय अगर जा रहा है तो उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, एचआर पॉलिसीज क्या होती हैं, तो ये सारी चीजें सबको पता है जो काम करता है। लेकिन जब अकाउंटिंग की बात आती है तो अकाउंटिंग इज वेरी डिफरेंट थिंग। तो आज जहां से मैं स्टार्टिंग करने वाला हूं वो टॉपिक है अकाउंटिंग, क्योंकि मुझे पता है कि इस टॉपिक का जो वेट आता है ये 7 से 8 नंबर का वेटेज होता है। और अकाउंटिंग के मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। सबसे पहली बात है कि अकाउंटिंग या फिर लेखांकन
लेख और अंकन दो शब्दों के मेल से बने लेखांकन में लेख से मतलब होता है लिखना। देखिए, लेखांकन यानी अकाउंट्स, जब अकाउंट्स के बारे में चीजों का रिटन नॉलेज रखते हो या फिर चीजों को लिख के उसको मैनेज करते हो तो वो चीज क्या कहलाती है, अकाउंटिंग। लेख और अंकन दो शब्दों के मेल से बने लेखांकन में लेख से मतलब होता है लिखना और अंकन से मतलब होता है अंकों, और किसी घटनाक्रम को अंकों में लिखे जाने को क्या बोला जाता है, लेखांकन। अकाउंटिंग की स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन भी आपके पेपर में पूछी जाती है कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो चीजों को लिखना या फिर जो आपके पास पैसा है उस चीज को मैनेज करना, ये चीज क्या कहलाती है, लेखांकन। एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं इस चीज को कि मान लीजिए आप एक चीज किसी व्यवसाय में बहुत बार चीजों को खरीदते हैं, बहुत बार उस चीज की बिक्री होती है, खर्चा भी होता है, आमदनी भी होती है, कुल मिला के कितना खर्चा हुआ, कितनी आमदनी हुई, किन किन लोगों पर कितना बकाया है, क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, इन सब चीजों को अगर आपको मैनेज करना है तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, अकाउंट्स मेंटेन करने की, और इसलिए अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके अलावा जब आप अकाउंटिंग की बात कर रहे हो तो लेखांकन को लिखने या फिर लेखांकन के बहुत तरीके के प्रकार होते हैं। अब लेखांकन में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या क्रियाएं हो रही है लेखांकन में। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो चीज क्या होती है, रिकॉर्डिंग। यानी रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, लेन देन में पहली बार वही में लिखे जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, अभिलेखन कहा जाता है। वही में लिखना यानी कि जैसे मान लीजिए आप कोई रजिस्टर मेंटेन करके चल रहे हो और उसमें अगर आप कोई चीज लिख रहे हो किसी खर्चे के बारे में तो वो चीज क्या कहलाई जाएगी, रिकॉर्डिंग। अब जब आप रिकॉर्डिंग या फिर अकाउंटिंग कर रहे हो तो अकाउंटिंग को मल्टीपल कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है और इस वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, इस वर्गीकरण को लेजर भी कहा जाता है। यानी कि क्या आपकी इनकम हुआ, क्या आपका एक्सपेंस हुआ, क्या आपका प्रॉफिट हुआ, क्या आपका लॉस हुआ, तो इन चीजों को आप मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो और ये चीज क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन। इसके बाद समराइजेशन की बात आती है। समराइजेशन यानी क्या होता है, संक्षेपण। वर्गीकृत मदों को एक जगह लिखे जाने की क्रिया को संक्षेपण कहा जाता है। यानी कि आपने पूरे महीने भर का अकाउंट मैनेजमेंट किया, आपने बताया कि पहले दिन मेरी इनकम इतनी थी, दूसरे दिन मेरी इनकम इतनी थी, तीसरे दिन मेरी इनकम इतनी थी। फाइनल में आप क्या करते हो, जैसे ही फाइनल पेज आता है, फाइनल पेज में आप एक बड़ा सा बॉक्स बनाते हो और बड़े से बॉक्स में आप क्लियरली लिखते हो कि टोटल इनकम रिसीव्ड, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस। ये चीज कहाँ लिखते हो, आप लास्ट पेज पे लिखते हो बही खाते के, और ये चीज क्या कहलाती है, समराइजेशन या फिर संक्षेपण। तो समराइजेशन में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, समराइजेशन में आप सब चीजों को एक जगह लिख लेते हो, और संक्षेपण को परीक्षा सूची भी कहते हैं या फिर ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। ट्रायल बैलेंस को मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस ऐसा नहीं है कि आप कुछ लिख के कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, ट्रायल का मतलब होता है यहाँ पे चेकिंग। और जब जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं भी किसी भी दिन कोई भी घपला किया हो तो वो चीज आप कहां पे चेक करोगे, फाइनल अकाउंट में। और फाइनल अकाउंट से पूरी एक चीज टैली करी जाती है, मैच करी जाती है, और इसलिए उस बैलेंस को क्या बोला जाता है, ट्रायल बैलेंस, क्योंकि उस बैलेंस से सब कुछ क्रॉस चेक किया जा रहा है, और ये चीज क्या कहलाती है, ट्रायल बैलेंस। आधुनिक युग में व्यवसाय के आकार में वृद्धि के साथ साथ व्यवसाय की जटिलताओं में भी वृद्धि हुई है, और व्यवसाय का संबंध अनेक ग्राहकों, आपूर्ति कर्ताओं और कर्मचारियों से रहता है। इसलिए व्यावसायिक जगत में सैकड़ों, हजारों और लाखों का लेन देन हुआ करता है। सभी लेन देन हुआ करता है। सभी लेन देनों को मौखिक रूप से याद करना कठिन एवं असंभव है, और हम चाहते हैं कि हमें पता रहे कि हमारे व्यवसाय में कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, और इस चीज को मेंटेन करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का यूज किया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों आप लेखांकन का यूज करते हो। अब अगर लेखांकन या फिर उद्देश्य के आधार पर अगर लेखांकन के प्रकार की बात करी जाए या फिर अकाउंटिंग के प्रकार की बात करी जाए तो 3 टाइप की अकाउंटिंग समझ में सामने निकल के आती है। अब ये 3 टाइप की अकाउंटिंग क्या होती है, पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि मैंने अभी आपको लेबर इंस्पेक्टर का पहला क्वेश्चन दिखाया था, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था इट वाज रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, वित्तीय लेखांकन में वह लेखांकन जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रवृत्ति वाले सौदों को लेखाबद्ध किया जाता है, इन्हें सामान्य लेखाक्रम भी कहते हैं, और लेखों के आधार पर लाभ हानि या फिर आय विवरण का चिट्ठा तैयार किया जाता है। यानी कि सामान्य प्रवृत्ति में होने वाले सौदों को
जहां पे लेखाबद्ध किया जाए उसे क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोला जाता है। यानी कि आसपास आपके जो भी आपके सौदे हो रहे हैं, सौदों को आप क्या करोगे, एक रजिस्टर में मेंटेन करने की कोशिश करोगे, और ये चीज क्या कहलाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। अगला जो टॉपिक आता है, अगली जो चीज आती है अकाउंटिंग का प्रकार होता है, वो क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि लागत लेखांकन। लागत लेखांकन, कॉस्ट का पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लागत क्या होती है। देखिए लागत क्या होती है, मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हो और किसी वस्तु को आप प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर उस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाते टाइम आपको क्या क्या चीजें, किस किस चीजों की जरूरत पड़ी, कितना आपका टोटल खर्चा हुआ, ये चीज क्या कहलाती है, लागत कहलाती है या फिर कॉस्ट कहलाती है किसी चीज की। तो इसलिए बोला जाता है किसी चीज की कॉस्टिंग कितनी है, फिर कॉस्टिंग के बाद आप क्या जोड़ते हो, उसमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हो, और प्रॉफिट मार्जिन जोड़ने के बाद क्या डिसाइड होता है, सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है। तो जब लागत लेखांकन की बात हो रही है यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की बात हो रही है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या जोड़ा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किस चीज की बात करी जाएगी, किसी वस्तु या सेवा की लागत को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए लेखा करने की प्रणाली को क्या बोला जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बोला जाता है। लागत लेखांकन वित्तीय लेखा पद्धति की सहायक है। लागत लेखांकन किसी वस्तु या सेवा की लागत का व्यवस्थित और वैज्ञानिक विधि से लेखा करने की प्रणाली है। यानी कि अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो तो आप किसी चीज की लागत का बहुत आराम से अंदाजा लगा सकते हो। इसके द्वारा वस्तु या सेवा की कुल लागत या प्रति इकाई लागत का सही अनुमान लगाया जा सकता है। मान लीजिए कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, मैन्युफैक्चर में मान लो आपके पास 1000 यूनिट का आपका खर्चा आया, टोटल आपने 1000 चीज यूनिट बनाई और 1000 यूनिट का जो टोटल खर्चा आपके सामने निकल के आया, इट इज अराउंड 57,000। तो अब आपको पता है कि मेरी जो पर वस्तु कॉस्ट है इट इज 57 रुपीज। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का अंदाजा लगाना है तो ये आप कैसे लगाते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग के जरिए इसको लगाया जा सकता है। बात करते हैं अगली चीज की। अगली चीज क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है या फिर प्रबंध लेखांकन क्या होता है, तो ये इट इज अ रीसेंट कॉन्सेप्ट। अभी हाल ही में रिसेंट में कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। यह लेखांकन की आधुनिक कड़ी है जब कोई लेखा विधि प्रबंध की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रबंध करता है। इसे क्या बोला जाता है, प्रबंधकीय लेखा विधि बोला जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको एक शॉर्ट वे में समझाता हूं। जहां भी किसी भी अकाउंटिंग से आपको ये पता चल रहा हो कि हम अपना जो काम कर रहे हैं या फिर जिस वो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसको किस वे में इजी बनाया जा सकता है, इस वे में जो अकाउंटिंग करी जाती है उसे क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग कहलाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इट इज अ वेरी रिसेंट कॉन्सेप्ट। अगली चीज पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या टॉपिक आएंगे, पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, व्यक्ति एवं संस्था से संबंधित लेखा को व्यक्तिगत लेखा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी पर्सन के बारे में कोई चीज इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहे हो कि ये पर्सनल अकाउंटिंग या फिर मैंने इसको इतना उधार दिया, इससे मुझे इतना पैसा वापस लेना है, तो ये चीज क्या होती है, पर्सनल अकाउंटिंग होती है। यानी कि जो डेबिट और क्रेडिट, देखो दो चीजें होती है, एक होती डेबिट और एक होती क्रेडिट। आपने जब ये कभी अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स रीड किए होंगे तो वहां पे भी आपने देखा होगा, एक चीज होती डेबिट, एक चीज होती क्रेडिट। डेबिट का मतलब क्या होता है कि डेबिट का मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास जो अमाउंट है, अगर आपके पास 100 रुपए का अमाउंट है और 100 रुपए के बैलेंस में से अगर कोई अमाउंट कम होता है, जैसे मान लो -50 हुआ, तो ये 50 रुपए क्या कहलाएगा, डेबिट कहलाएगा। और मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का अमाउंट था और 100 रुपए में 50 रुपए जोड़े या फिर, तो ये चीज क्या कहलाएगी, आपके पास 50 रुपए का क्रेडिट हुआ। तो ये दो चीजें होती है, एक चीज होती है डेबिट, एक चीज होती है क्रेडिट। यानी कि डेबिट यानी क्या होता है कि अगर आपके पास से पैसे जा रहे हैं तो पैसा डेबिट हो रहा है और अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो पैसा क्रेडिट हो रहा है। अब व्यक्तिगत लेखांकन का नियम क्या होता है, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंटिंग में क्या होता है, इसमें डेबिट द रिसीवर रहता है, पाने वाले का नाम लिखा होता है, और क्रेडिट द गिवर, तो देने वाले का नाम लिखा रहता है। स्पष्टीकरण दिया जाता है कि जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करते हैं उन्हें रिसीवर कहते हैं और उन्हें डेबिट में रखा जाता है, और जो व्यक्ति कुछ देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, गिवर कहा जाता है, और उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है, क्रेडिट की श्रेणी में रखा जाता है। मोहन को 1000 रुपए दिया गया तो मोहन क्या हो गया, रिसीवर हो गया, और ये चीज क्या कहां पे रखी जाएगी, डेबिट में रखी जाएगी। और मोहन के पास जो पैसा है उसे क्या बोला जाएगा, डेब्ट बोला जाएगा।
मतलब मोहन के पर्सनल लेवल पर से डेब्ट बोला जाएगा, आपकी साइड से तो क्रेडिट किया गया। सोहन से 1000 रुपए आपको प्राप्त हुआ तो ये चीज क्या कहलाएगी, ये चीज गिवर है, सोहन एक गिवर है, यानी कि वो आपको पैसा दे रहा है, तो ये चीज कहाँ पे रखी जाएगी, क्रेडिट में रखी जाएगी। अगली चीज क्या होती है, अगली चीज होती है वास्तविक लेखा या फिर रियल अकाउंट। तो वास्तविक लेखा क्या होता है, वस्तु एवं संपत्ति से संबंधित लेखा को वास्तविक लेखा कहा जाता है। जैसे रोकड़ का लेखा, साइकिल का लेखा, यानी कि जो जिस वस्तु के बारे में बात हो रही है, अगर उस वस्तु के आप कॉस्टिंग और इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रख रहे हो तो वह चीज क्या कहलाती है, वास्तविक लेखा कहलाती है। तो यहाँ पे आप किसके बारे में बात करते हैं, वस्तुओं एवं संपत्ति के बारे में बात करते हो। जैसे मोहन से 1000 रुपए प्राप्त हुआ, अब एक 1000 रुपए आ रही है, उसे कहाँ रखा जाएगा, डेबिट में रखा जाएगा। और सोहन के हाथ से घड़ी बेची गई, घड़ी जा रही, इसलिए उसे कहाँ रखा जाएगा, क्रेडिट में रखा जाएगा। तो यहाँ पे आप किस चीज के बारे में बात करते हो, वस्तुओं के बारे में बात करते हो। और जब पर्सनल अकाउंटिंग की बात होती है, पर्सनल अकाउंटिंग मेनली हम किसके बारे में बात करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं। अब एक चीज होती है अवास्तविक अकाउंट, यानी कि नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में खर्चा और आमदनी से संबंधित लेखा को अवास्तविक लेखा कहा जाता है। जैसे किराए का लेखा, ब्याज का लेखा। तो जहां पे आप रियल में कोई चीज ले नहीं रहे हो, कोई चीज दे नहीं रहे हो, बट जो चीज एक्स्ट्रा है, यानी कि जैसे कहीं पे आप कोई चीज खर्च कर रहे हो, आपने 5 रुपए का एक पेन खरीद लिया, 6 रुपए का चाय पी ली, और इसके अलावा मान लीजिए आपके पास कोई किराया आ रहा है, या फिर आपने कोई चीज अपनी किराए पे दे के रखी, तो ये चीज कहाँ पे आती है, ये नॉमिनल अकाउंट में आती है। व्यवसाय में जो खर्च होता है उसे डेबिट किया जाता है, और इस प्रकार जो आमदनी होती है उसे क्रेडिट किया जाता है। तो 3 टाइप के अकाउंट आप मेंटेन कर सकते हो, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो टर्म यूज होती है मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा, एक चीज होती है एसेट। एसेट क्या होता है, एसेट के बारे में बात करता है। जैसे आप हो, आप एक स्टूडेंट हो, लेकिन एक इंस्टीट्यूट के लिए भी आप एक ऐसा एसेट भी वर्क कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो और आप 100% सेटिस्फाइड हो, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट से आप 100% सेटिस्फाइड हो, तो आप क्या बोलोगे कि बाहर जाके जैसे आप बोलोगे कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। तो ये क्या हो गया, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेट। आप हमारे लिए क्या हो गया, एक एसेट हो गया, बिकॉज द थिंग इज कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हो पर्टिकुलरली हमारे लिए। तो ये चीज क्या होती है, एसेट। सिंपल सी बात है कि जहां से जो चीज आपको प्रॉफिट दे, अब वो प्रॉफिट कोई भी इंसान के फॉर्मेट में भी हो सकता है, कोई संपत्ति हो सकती है, कोई पैसा हो सकता है, यानी कि जहां पे जो चीज आपके लिए पॉजिटिव वे में जाए वो चीज होती है एसेट, और जो चीज मतलब पॉजिटिव वे में नहीं जाए तो क्या होता है, वेस्ट। तो एक चीज होती है एसेट और दूसरी चीज होती है वेस्ट। संपत्तियों के आशय उद्गम के आर्थिक स्रोत हैं, जहां जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिनका मूल्य होता है और जिनका उपयोग व्यापार के संचालन एवं आय अर्जन के लिए किया जाता है, वो चीज क्या होती है, एसेट होती है। और एक चीज होती है, एक होते हैं एसेट और एक होते हैं लायबिलिटीज। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा, बट स्टिल हम उन्हें उसे इतनी सैलरी दे रहे हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी। लेकिन अगर कोई अपना जो उसकी वैल्यू उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट। अब एसेट मल्टीपल टाइप्स की जब अगर फाइनेंस में बात करी जाए तो बहुत टाइप के। अब जैसे अभी आपने देखा था कि क्वेश्चन आया था फिक्स्ड एसेट से संबंधित। अब जैसे ये पर्टिकुलर लेक्चर से आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे फिक्स्ड एसेट से क्वेश्चन आया था, तो फिक्स्ड एसेट क्या कहलाते हैं, जैसे स्थायी संपत्ति हो गई। स्थायी संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घकालीन तक रखी जाने वाली होती है, और जिन्हें पुनः विक्रय और जो पुनः विक्रय के लिए नहीं है, ये चीज क्या कहलाती है, फिक्स्ड एसेट। जैसे मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, तो मेरे पास किसी प्रॉपर्टी को लोन पे रख दिया, तो ये चीज क्या कहलाती है, फिक्स्ड एसेट कहलाती है। भूमि, भवन, मशीन, उपस्कर, ये सारी चीजें कहाँ क्या कहलाती है, फिक्स्ड एसेट में कहलाती है। तो जैसे आप किसी बैंक वाले के पास लोन लेने गए, तो सबसे पहले आपके पास यही पूछता है कि अच्छा आपके पास रखने के लिए कौन कौन सा एसेट है। तो सबसे पहले वो देखता है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है क्या, जिसे आप रख सकते हो ऐसा एसेट के रूप में। तो ये चीजें क्या कहलाती है, फिक्स्ड एसेट कहलाती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक आप रख सकते हो। एक होता है करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है, चालू संपत्तियों से आसत उन संपत्तियों से जो व्यवसाय में पुनः विक्रय के लिए अल्पावधि में रोकड़ में परिवर्तित करी जा सकती है। जैसे देनदार, पूर्वदत्त व्यय, स्टॉक, प्राप्त विल। अब जैसे एक चीज होती है स्टॉक मार्केट में, मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी का 30% शेयर है,
तो अब मुझे मेरे पास क्या है 30% शेयर है, और पर डे क्या होता है शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो शेयर मार्केट से ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप क्या करते हो कि आप शेयर या फिर स्टॉक को बेचते हो खरीदते हो, बेचते हो खरीदते हो। तो ये चीज क्या कर रहे हो, ये आप रेगुलर बेसिस में उस चीज को बेच रहे हो खरीद रहे हो। ये चीज कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, पर डे के हिसाब से उस एसेट की वैल्यू चेंज होती है और उससे आप क्या करते हो खरीद देते हो बेच लेते हो, खरीद देते हो बेच लेते हो। तो ये चीज क्या कहलाती है चालू संपत्ति या फिर करंट एसेट। अब एक चीज होती है इंटेंजिबल एसेट। अभी आपने देखा था एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली इंटेंजिबल एसेट के ऊपर भी आया था, तो आप समझ सकते हो इस लेक्चर से 3 क्वेश्चन आपको मैनेजमेंट के स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए थे। आपको इसके लेक्चर के इंपॉर्टेंस समझ में आ गए होंगे। तो इंटेंजिबल एसेट क्या कहलाता है, अमूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता किंतु मौद्रिक मूल्य होता है। तो मौद्रिक मूल्य, अब जैसे इंटेंजिबल एसेट क्या कहलाता है। अब इंटेंजिबल एसेट की मैं बात करूं तो जैसे ब्रांड वैल्यू क्या होती है। जैसे आपको पता है कि पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट एक बड़ा ब्रांड है, या फिर आप ब्रांड को जानते हो, पिनेकल के नाम को जानते हो, तो ये चीज एक बहुत बड़ी चीज होती है। और ये चीज क्या कहलाती है इंटेंजिबल एसेट। यानी कि अगर कोई ब्रांड है, कोई ट्रेडमार्क है, जैसे ये सिंबल, एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। जैसे ये सिंबल है, ये हमारा ट्रेडमार्क है, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये सिंबल हमारा ट्रेडमार्क है। लेकिन कुछ जैसे भोपाल में कुछ को मतलब फर्जी से लोग हैं, दे आर लाइक वो हमारा ब्रांड नेम यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस लाइक कि ये क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट हो गया। ये हमारा ट्रेडमार्क है और इस ट्रेडमार्क पे हमारा अधिकार है। तो लेकिन अब क्या होता है कि इस ट्रेडमार्क की वजह से लोग हमें जानते हैं, या फिर इस नाम की वजह से लोग हमें पहचानते हैं। तो अब लोग क्या करते हैं कि इसका मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट कि आपका ट्रेडमार्क क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। तो ये चीजें क्या कहलाती है, इंटेंजिबल एसेट कहलाते हैं। क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। बात करते हैं अगली चीज की। एक चीज होती है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होता है, मूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जिन्हें देखा एवं छुआ जा सकता है और जिनका भौतिक अस्तित्व हो। तो जिन चीजों को आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो चीज क्या कहलाती है, भौतिक अस्तित्व कहलाती है। आप ये सोच रहे होगे कि ये मैंने यहाँ पे स्थायी संपत्ति में भी रखा, टेंजिबल एसेट में भी रखा। टेंजिबल एसेट का मतलब और इंटेंजिबल एसेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, अगर आप उस चीज को नहीं छू सकते लेकिन उस चीज को फील किया जा सकता है तो वो होता है टेंजिबल एसेट। और अगर उस चीज को छू सकते हो, उसे फील कर सकते हो, तो वो चीज क्या होती है, टेंजिबल एसेट। अब एक चीज होती है क्षयशील संपत्ति या फिर वेस्टिंग एसेट। तो क्षयशील संपत्तियां वे संपत्तियां जो प्रयोग या उपभोग के कारण इनकी वैल्यू घटती जाती है, नष्ट हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई 1000 लीटर पानी की जगह एक कोई खदान है और इस खदान में बहुत सारा कोयला निकल सकता है। अब लेकिन ये कोयला निकलता जा रहा। अब एक टाइम के बाद ऐसा हो गया कि इस कोयले की वैल्यू खत्म हो गई, इस खदान में कोई कोयला नहीं बचा। तो ये क्या कहलाता है, वेस्टिंग संपत्ति। यानी कि जिनकी वैल्यू या तो कम होती जा रही है या फिर जहां से चीजें निकलना बंद हो गई हैं, तो ये चीज क्या कहलाती है, वेस्टिंग एसेट्स कहलाता है। ये तो हो गई बात एसेट्स की। अब बात करते हैं पूंजी क्या होती है या फिर कैपिटल क्या होती है। एसेट्स आपको समझ गया कि जहां से आप जिस चीज को आप पॉजिटिव वे में ले सको या फिर जिसको अपने प्रॉफिट में यूज कर सको, वो चीजें होती है एसेट। और जो चीज आपकी कंपनी के लिए वेस्ट है या लायबिलिटी है, वो चीज क्या होती है, लायबिलिटी कहलाती है। अब पूंजी या कैपिटल क्या कहलाती है। कैपिटल क्या होती है, उस धनराशि को पूंजी कहा जाता है जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है, इसी राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है। तो कैपिटल क्या होती है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई कंपनी खोलना है, तो मुझे कोई कंपनी को खोलने के लिए 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये 5 करोड़ क्या हो गया, ये कैपिटल हो गई। ये कैपिटल या फिर ये पूंजी जो लगाई जाती है किसी चीज को, किसी व्यवसाय को स्टार्ट करने में। अब इसमें भी 2 टाइप की पूंजी होती है। होती है स्थिर पूंजी, जहां पे आप पैसा फंसा के रखते हो, क्योंकि वो आप जैसे मान लीजिए आपको कोई कंपनी स्टार्ट करना है, तो कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंफ्रा। तो इंफ्रा में अगर आपने एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, तो ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बार बार चेंज करोगे। तो ये चीज क्या होगी, स्थिर पूंजी। संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लगाई जाती है वह स्थिर पूंजी होती है। जैसे मशीनरी बना लिया, अपने इंफ्रा बना लिया, भूमि खरीद ली, भवन खरीद लिया। अब एक चीज होती है कार्यशील पूंजी। अब जैसे कार्यशील पूंजी क्या होती है, अब मुझे कंपनी खोलना है, कंपनी की मार्केटिंग लगेगी, मार्केटिंग के अलावा डेली इनकम एक्सपेंस होंगे, तो डेली एक्सपेंसेस में कोई खर्चा आएगा, तो ये चीज क्या कहलाती है, कार्यशील पूंजी। और एक चीज होती है इंफ्रा में जो कॉस्टिंग है, वो चीज क्या होती है, स्थिर पूंजी। अब कार्यशील पूंजी क्या होती है, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, ये चीज क्या होगी, कार्यशील पूंजी होगी। बात करते हैं अगली चीज की, अगली टर्म की। लेकिन इस लेक्चर की शायद लेंथ काफी बड़ी हो गई है, मुझे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं कि इस लेक्चर की लेंथ काफी बड़ी हो गई, तो आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर। और अगर आप एमबीबीएस, एसएससी, संविदा, लेबर इंस्पेक्टर के अलावा
रेलवे पर्टिकुलरली अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। रेलवे मतलब एमपी में लोग उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर इन एग्जाम्स की आप तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हो, या नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9039055453 977716716। तो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड हैव